हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए फिर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल साइंस बाय दिवाकर तिवारी में। आज हम आज हम चैप्टर 3 लेके आए हैं, श्वसन। श्वसन का पहला पार्ट मैंने कल पढ़ा दिया था और श्वसन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज पढ़ाऊंगा। यहाँ पे उस दिन मैंने बात किया था कि हमारे जो ऑक्सी श्वसन क्या होते हैं, ये बात किया था कि टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन कितने होते हैं, श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने बात किया कि एक ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनॉक्सी श्वसन होता है। इन सभी श्वसन के बारे में भी बात कर लिए थे। आज हमें बात करना है नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जब कोई भी हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान होता क्या है, हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है? इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? इसमें कार्बन की संख्या है 6। तो ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ देना। किसमें तोड़ देना बेटा? पायरुविक अम्ल में। तो ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ देना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और पायरुविक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी वो भी पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना कि पायरुविक अम्ल पूछे या फिर पायरुवेट पूछे। तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदल जाना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदल जाना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है या पायरुविक अम्ल जो होता है, ये होता कहाँ है? ये हमारी कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आओ देखते हैं क्या होता है। अगेन एक बार फिर से, ये जो हमारा, थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं ये हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर जो पायरुविक अम्ल पाया जाता है, यहीं पे कोशिका में ही क्या पाया जाता है? कोशिका में ही पाया जाता है पायरुविक अम्ल। क्या पाया जाता है? पायरुविक अम्ल। अब होता क्या है, ग्लूकोज इसी कोशिका में आएगा, उसके बाद पायरुवेट में बदल जाएगा। इसके अंदर, कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? छिद्र नहीं, इसमें वो भरा होता है, क्या नाम, द्रव्य भरा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसी के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्टोर होता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं इस पायरुविक अम्ल में, तो पायरुविक अम्ल का क्या काम होता है? इसमें ये जो ग्लूकोज होता है उसको पायरुवेट में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पायरुविक अम्ल होता है, ये पायरुविक अम्ल जो है, पायरुविक अम्ल की को जब हम जला देते हैं, मतलब इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा देते हैं, तो हमें मिलता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। और ये अभिक्रिया कहाँ होती है? ये अभिक्रिया होती है तुम्हारे, यह क्रिया तुम्हारे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये अभिक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है?
इसी अभिक्रिया को क्रेब चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेब चक्र कहा जाता है। तो अगर पूछ ले तुमसे कि ये क्रेब चक्र क्या होता है, क्या होता है क्रेब चक्र, तो ध्यान रखिएगा, जब पायरुविक अम्ल की अभिक्रिया जब पायरुविक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा देते हो? ऑक्सीजन से की जाती है। जब पायरुविक अम्ल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से की जाती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, और इसके साथ हमें क्या मिलता है? इसके साथ हमें मिलती है ऊर्जा। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रेब चक्र कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब आगे बात करते हैं हम मानव श्वसन तंत्र की। ये यहाँ पे एक वर्ड आया है तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। कि ये सिस्टम होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा एवरीवन, जो हमारे किसी भी चीज में सारे पार्ट सहायक होते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन। तो श्वसन में जितने भी चीजें या श्वसन में जितने भी पार्ट हमारे काम आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तंत्र कहलाते हैं। जैसे श्वसन में हमारे कौन कौन से पार्ट आएंगे? श्वसन में नाक आता है, नासागुहा आता है, ग्रसनी आता है, श्वास नली आता है, श्वसनी, फेफड़ा और डायफ्राम। ये सारे के सारे पार्ट श्वसन करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र कहा जाता है। आइए हम देखते हैं, सबसे पहले वायु हमारी कहाँ एंटर करती है? सबसे पहले वायु हमारे नोज में एंटर करती, नाक में। नाक में एंटर करने के बाद हमारी एयर यहाँ पे होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको नासा द्वार कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में नसल्स कैविटी कहा जाता है। यही एयर आगे यहाँ जब पहुंचती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रेसनी कहा जाता है, जिसको फिर्निक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर्निक्स। उसके बाद यही धीरे धीरे चल के जब यहाँ हमारी एयर पास होती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है श्वास नली, जिसको इंग्लिश में विंड पाइप बोला जाता है। श्वास नली को क्या बोला जाता है? विंड पाइप बोला जाता है। आगे यही एयर हमारे यहाँ पे जब इंटर करती है, यही एयर यहाँ पे जब इंटर करती है यहाँ पे, तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रोंची कहा जाता है। इंग्लिश में ब्रोंची, और हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है श्वसनी। क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा जो हमारी एयर होती है वो यहाँ पे ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं? ये कोशिकाएं होती हैं। इधर संरचना बनी है, ये जो होते हैं ये क्या होती हैं? ये कोशिकाएं होती हैं, जिसको एल्वोलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वोलाई। और यहीं पे ये डायफ्राम होता है हमारा। ये क्या है? यहाँ पे ये अगर देखें ब्राउन कलर का, ये हमारा डायफ्राम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ऊपर नासा द्वार से लेकर के ये हमारी डायफ्राम का तक के जो पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वक्ष गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्ष गुहा। और इसके नीचे जहां से पाचन स्टार्ट हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पाचन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े में एक झिल्ली पाई जाती है, तो फेफड़े का एक झिल्ली के द्वारा घिरे होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा प्ल्यूरा। क्या कहलाता है? प्ल्यूरा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि प्ल्यूरा क्या होता है, तो फेफड़ों को एक पतली सी पन्नी के द्वारा या झिल्ली के द्वारा स्टोर रखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्ल्यूरा कहा जाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फेफड़ा कहाँ? वक्ष गुहा में स्थित होता है।
अभी मैंने यहाँ पे बताया, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लेकर के डायफ्राम तक की जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वक्ष गुहा। तो यहाँ ये फेफड़े हैं, फेफड़े कहाँ आते हैं, हमारे वक्ष गुहा में आते हैं। ये है सेकंड नंबर पॉइंट। अगला है, गैसों का जो विनिमय होता है वो वायु कोष्ठकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु कोष्ठकों के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं इसमें ये जो डायफ्राम होते हैं इनका क्या काम होता है, ये करते क्या है। इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन जब होता है, मतलब इनहेलेशन का मतलब होता है अंतः शोषण। जब हमारे अंतः शोषण होता है तो सांस लेने के दौरान ये जो पसलियां होती हैं ये ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, जिससे हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है, सपाट और सीधा हो जाता है। वहीं पे एक्सेलेशन की बात करते हैं, उच्छ्वास की बात करते हैं, तो उच्छ्वास क्या होता है, सांस लेने के दौरान ये जो पसलियां होती हैं ये नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, जिससे हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है, कर्व के आकार का हो जाता है। इसमें जो डायफ्राम होता है उसकी संरचना की अगर बात करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वो कर्व के आकार का हो जाता है, गदानुमा संरचना के आकार का हो जाता है। आइए बात करते हैं, यहां पे हम देखते हैं, यहां पे ये है हमारा डायफ्राम। ये क्या है, ये हमारा डायफ्राम है। अब होता क्या है बताते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं, अंतः श्वसन जब हम करते हैं, तो अंतः श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं, ये जो हमारी पसलियां हैं, ये जो इधर और इधर जो हमारी पसलियां पाई जाती हैं, ये क्या होता है, ऊपर की ओर या फिर ऊपर की ओर या फिर बाहर की ओर गति करती हैं। इससे ये जो हमारा डायफ्राम होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये एकदम सीधा हो जाता है, सपाट हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जब उच्छ्वास होता है तो सांस लेने के दौरान ये जो पसलियां होती हैं ये अंदर की ओर होती हैं, और कहाँ होती हैं, नीचे की ओर होती हैं, नीचे की ओर और अंदर की ओर होती हैं। जिस दौरान जो जो हमारा ये डायफ्राम होता है वो कर्व के आकार का हो जाता है, इस आकार का हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला है, विसरण क्या कहलाता है। विसरण क्या कहलाता है, आइए हम विसरण की बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कोपिका है, एल्वियोलाई है, क्या है, कोपिका है, एल्वियोलाई है। तो कोपिका में होता क्या है, बहुत सारे ऑक्सीजन पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत सारे ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन होते क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी नसें हैं। ये हमारी क्या है, ये नसें हैं, जिनको कहा जाता है नसल कैविटी, सॉरी नसल वेसिकल्स, ब्लड वेसिकल्स, सॉरी, नसों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब होता क्या है, ये जो हमारे ऑक्सीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन होता क्या है, कोशिकाओं से ऑक्सीजन हमारा नसों में ट्रांसफर होने लगता है। धीरे धीरे
हमारा जो ऑक्सीजन है वो नसों में ट्रांसफर होता रहता है, और नसों में ट्रांसफर होने के दौरान, नसों में जब ट्रांसफर होगा हमारा ऑक्सीजन, इसके बाद ये जो ऑक्सीजन है हमारे कहाँ पहुंच जाता है, ये ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुंच जाता है, कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ये क्या है, ये है कोशिका, सेल। तो जो हमारा कोशिका है, सॉरी ऑक्सीजन है, वो हमारी कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पहुंच जाता है। कोशिका में कहाँ पहुंच जाएगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। अभी हम यहाँ देखे क्या है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये हुआ क्या, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा एकदम नहीं थी, तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कैसे आ गई। तो एक नियम होता है कि प्रकृति के द्वारा बताया गया है, या प्रकृति का नियम यही है कि जहां चीजें ज्यादा होती हैं वहां से लोग क्या करते हैं, ले जा करके अपने घर में रख देते हैं या यूज कर लेते हैं। वहीं पे कोशिकाओं में बहुत ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा नसों में ऑक्सीजन होता नहीं तो नसों में प्रवाहित होने लगता है। ये जो अभिक्रिया होती है ये विसरण कहलाता है। तो हम बात करते हैं विसरण होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, किसका, ऑक्सीजन का परिवहन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये जो कोशिका है इसे क्या कहा जाता है, लंग्स की यूनिट कहा जाता है, फेफड़ों की इकाई कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका को क्या कहा जाता है, फेफड़ों की इकाई। अब हम बात करते हैं अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं हमारे नसल्स वेसल ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी नसें होती हैं, नसों में हमारे पहले से ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनाता क्या है, तब ध्यान रखिएगा बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन का काम। हीमोग्लोबिन का काम, सबसे पहला जो काम होता है हीमोग्लोबिन का, अभी मैंने बात किया कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जब ऑक्सीजन का एक अणु हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाता है तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को क्या करता है, परिवहन करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन को परिवाहक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन की अगर बात करते हैं तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन 2 चरणों में होता है। एक होता है रक्त में घुलकर और दूसरा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में घुलकर। हमने बात कर लिया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। जब रुधिर में जब हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर रक्त में घुलकर बात करें तो 2% पूरे ऑक्सीजन का 2% हमारे रक्त में घुल करके ट्रांसफर होता है। जबकि जबकि अगर बात करते हैं हम ब्लड ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में 98% टोटल ऑक्सीजन का 98% हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में घुल करके ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन।
क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में सिर्फ ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के 3 चरणों में होता है। एक होता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में घुल करके क्या होता है, प्लाज्मा में घुल करके कार्बोहाइड्रेट 100% में से 10% का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 10% का परिवहन होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके 5% का ट्रांसफॉर्म होता है, परिवहन होता है। वहीं पे अगर बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 85% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं श्वसन से संबंधित बीमारी। बात करते हैं श्वसन से संबंधित बीमारी। तो सबसे पहली जो बीमारी होती है वो होती है इन्फिसिमा। इन्फिसिमा, ये जो इन्फिसिमा होता है, ये होता क्या है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू हैवी सिगरेट्स। जब हम सिगरेट काफी ज्यादा पी लेते हैं तो एम्फिसिमा हो जाता है। एम्फिसिमा मतलब सिगरेट का जो धुआं होता है वो कोशिकाओं में चला जाता है, और कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की मात्रा। यही ऑक्सीजन में हमारे जो धुआं चला जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और धुएं की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ही लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है हमें कभी भी सिगरेट्स नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए। और सिगरेट्स की डिब्बी पे भी लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जान भी ले सकता है। तो इन्फिसिमा क्या होता है, ज्यादा सिगरेट्स पीने की वजह से। अगला है हमारा, अगली डिजीज है ब्रोंकाइटिस। मैंने कहा था कि जहां कहीं भी आइटिस लगा होगा वहां मतलब क्या, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सूजन। तो ये जो ब्रोंकाइटिस होता है इसका मतलब क्या होता है, स्वेलिंग इन द ब्रोंकी इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जब श्वसनी में सूजन आ जाते हैं। क्या होती है, जब ब्रोंची में सूजन आ जाती है, ब्रोंची में सूजन आ जाती है, श्वसनी में सूजन आ जाती है, उसको ही कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। अगली डिजीज है हमारी अस्थमा। ये अस्थमा क्या होता है, इट इज एन एलर्जिक डिजीज। ये कोई अलग से डिजीज नहीं है, ये एलर्जी से होती है हमारे अस्थमा। जैसे कोई मेडिसिन हम खा लिए, भाई डॉक्टर्स दे दिए और वो दवाई हमें एलर्जी कर गई, तो एलर्जी जब ज्यादा एलर्जी कर जाती है तो हमारे अस्थमा हो जाता है। अब होता क्या है, एलर्जी जो है, एलर्जी के कारण हमारे पूरे श्वास नली में सूजन हो जाती है। एलर्जी जब होती है तो एलर्जी के द्वारा हमारे पूरे श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो ऑक्सीजन को लेने के लिए एक, हम लोगों के पास, जब जिसके पास अस्थमा हो जाता है उसके पास एक स्प्रे दिया जाता है, वो स्प्रे करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एलर्जी से होने वाला रोग है वो कौन सा होता है, वो होता है अस्थमा। अगली बात करते हैं हे फीवर। हे भगवान, ये कौन सा फीवर है, हे फीवर। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये भी एलर्जिक फीवर है, ये भी एलर्जी से ही होता है, लेकिन होता क्या है, ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स के कारण होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पुष्प होते हैं, ये जो फूल होते हैं, फूल के पराग कणों से एलर्जी होती है। फूलों के पराग कणों से जो एलर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, हे फीवर। हे फीवर क्या होता है, जैसे हम किसी बाग के बगल से जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, उनसे जो हमें एलर्जी हो जाती है, बहुत लोगों को एलर्जी फूलों से होती है। तो फूलों में पराग कणों से जो
एलर्जी होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हे फीवर। उम्मीद करते हैं ये श्वसन से संबंधित डिजीज आपके समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। श्वसन में ली गई और छोड़ी गई, श्वसन में ली गई और छोड़ी गई वायु का संगठन। अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, और ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। सबसे कम हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। और अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% नाइट्रोजन हम निकाल देते हैं। जितना मैंने लिया उतना ही निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी यूज नहीं होता है, इसीलिए हम नाइट्रोजन को अपने शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन कितने परसेंट निकालता है हमारे शरीर से, वो है 16%, 16%। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, श्वसन अंग की। तो यहाँ पे श्वसन शरीर की सतह के द्वारा कौन सांस लेता है, स्पंज। गलफड़ों के द्वारा झींगा, मछली और शिशु मेढक सांस लेते हैं। त्वचा के द्वारा केचुआ और मेढक सांस लेते हैं। वहीं श्वसनी के द्वारा कीट सांस लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, तिलचट्टा कहा जाता है। वहीं फेफड़ों के द्वारा कौन सांस लेता है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी लेते हैं। जबकि पुष्ट फेफड़े क्या करते हैं, मछली, मकड़ी और बिच्छू पुष्ट फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये जो पुष्ट फेफड़ा होता है ये क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बुक लंग्स होता है। बुक लंग्स का मतलब क्या होता है, बुक के आकार का, किताब के आकार का फेफड़े पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बुक लंग्स। आगे हम बात करते हैं ब्रीदिंग रेट की, कि ये ब्रीदिंग रेट होता क्या है। तो जो हमारे वयस्क होते हैं उसमें 12 से 20 मिनट, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 20 बार सांस लेते हैं। जबकि वयस्क में 25 से 40 बार सांस 1 मिनट में ली जाती है। हम आगे बात करते हैं कि पौधों में गैसों का विनिमय। तो प्रकाश संश्लेषण और पाचन ये दोनों दिन में हमारे होते हैं। तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और पाचन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन पाचन रात में हमारे पाचन नहीं होता है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जबकि पाचन हमारे रात में होता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दिन के समय हमें पेड़ों के नीचे लेटना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है। और रात को हमें पेड़ों के नीचे नहीं लेटना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में हमारे क्या मिलता है, रात में पौधे निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, इसके लिए हमें पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। हम बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और। ये हमारी पत्ती है, और पत्तियों पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों पे हमारे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टोमेटा कहा जाता है। वहीं पे जो तने में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको लेंटिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंटिकल्स, जिसको हिंदी में वातरंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वातरंध्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया, पौधों में गैसों का विनिमय कैसे होता है। पौधों में गैसों का विनिमय रंध्र, अभी बताया, वातरंध्रों अभी बता दिया कि वातरंध्र कहते किसको हैं, उसके द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय होता है। रंध्रों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाओं रंध्रों का खुलना और बंद करना नियंत्रित करता है। रंध्रों का खुलना और बंद करना किसके कारण होता है, कोशिका दाब परिवर्तन के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ कि होते क्या हैं ये सारी चीज़ें।
तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे ऊपर की परत होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको गार्ड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको गार्ड सेल कहा जाता है। तो शरीर के जो गार्ड सेल कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? द्वार कोशिकाएं। ये जो हमारी हैं, ये हमारी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं, अगर सवाल पूछे द्वार कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं? वृक्क के आकार की पाई जाती हैं। तो होता क्या है, जब इसके अंदर H2O मतलब जल काफ़ी ज़्यादा देते हैं इसको, इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है, तो उस दौरान हमारे जो स्फीति दाब होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब स्फीति दाब को क्या कहते हैं? टर्गो प्रेशर। जब टर्गो प्रेशर हमारा हाई हो जाता है तो यहाँ पे ये जो हमारे स्टोमेटा होते हैं, वातरंध्र होते स्टोमेटा होते हैं, वो क्या होते हैं? फूल जाते हैं। वहीं पे जब हम जब हम जल की मात्रा यहाँ से निकाल देते हैं, निकल जाता है हमारे जल की मात्रा, तो यहाँ पे होता क्या है? स्फीति दाब हमारा कम हो जाता है, जिससे जो स्टोमेटा होता है वो हमारा बंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ध्यान रखिएगा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाने के कारण पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनके द्वारा जो पत्तियों में हमारा जल होता है, जल का वाष्प के रूप में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पौधों के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे बात करते हैं बिंदुस्राव। तो ध्यान रखिएगा, पत्तियों पे जो बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसको तो स्टोमेटा कहा जाता है, लेकिन जो हमारे पत्तियों के किनारे किनारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्राथोड। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्राथोड। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्राथोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जलरंध्र। तो लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप फ्रॉम हाइड्राथोड इज कॉल्ड गटेशन। इसी को क्या कहा जाता है? गटेशन कहा जाता है। वहीं पे रिस्पिरेटरी क्वोशेंट की बात करते हैं, आरक्यू की बात करते हैं, तो ली गई ऑक्सीजन और छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होता है वो हमारे रिस्पिरेटरी क्वोशेंट कहलाता है। आइए, हमारी क्लास आज के यहीं तक समाप्त होती है, यहीं तक रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते एंड कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।